Okay, good afternoon to everyone. Good afternoon. सुन पा रहे हो आप लोग? ओके, गुड ठीक है। तो आफ्टरनून सर। बेटा, तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, दैट इज सेंटर ऑफ मास, इम्पल्स एंड कोलिजन, है ना। तो ये टॉपिक की क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे आज, राइट। लेकिन एक क्वेश्चन जो है ना, लास्ट क्लास का को होमवर्क के अलावा एक क्वेश्चन और छूट गया। पहले मैं उसको बताया था, वो क्वेश्चन कर लो। उसके बाद विल स्टार्ट विद द सेंटर ऑफ मास, इम्पल्स एंड, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें काफी कंसेप्चुअल पॉइंट्स, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ना सही है। एज एग्जांपल वन, आई विल गिव यू दिस क्वेश्चन। एग्जांपल वन में अगर हम आ जाए, तो एग्जांपल वन में आपको ये क्वेश्चन दिया, ये यहाँ पे कोई बॉक्स है ना, किस तरह से कोई बॉक्स है, किसी स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है, और इस बॉक्स का मास जो है वो कैपिटल है, और इससे कोई हिंज है ना, एक मासलेस रॉड है, और इससे एक इस तरह से बॉब बना है ना। बॉब का मास स्मॉल है, ये रॉड मासलेस है ना। ये पूरी सिचुएशन है, और यहाँ पे हिंज है आपका, राइट। तो अगर जैसे हम इसको स्लाइटली जर्क देंगे, इफ यू गिव स्लाइड जर्क, स्लाइड जर्क, तो आपको क्या है, दिस विल मूव डाउनवर्ड, और ये जो होगा वो किसका मूव करेगा, जैसे आपका राइट, जैसे हम स्लाइड जर्क देंगे, दिस विल मूव डाउनवर्ड एंड दिस विल मूव राइट, राइट। जैसे स्लाइड जर्क दोगे तो बोथ सेपरेट when rod makes an angle 30 degree with horizontal, 30 degree with horizontal, है दोनों सेपरेट कब होते हैं, जब रॉड कितना एंगल बनाती है, 30 डिग्री with horizontal। then find out, right, ratio between the masses, small m by capital M कितना है, ये आपको है ना, find out ratio between the masses, ये आपको, and also find out speed of block at that is, also find out speed of block, यूज स्टैंड में ब्लॉक की स्पीड क्या होगी, या
बताओ आंसर बेटा क्या आ रहा है। सर √3/8 - 2√3। नहीं, ये तो आंसर नहीं है। दिस आंसर इज नॉट करेक्ट। है ना, क्रोडो का क्वेश्चन है ये। क्रोडो की बुक का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जानना होता है। दोनों चीजें बतानी कि उस स्टैंड में मास क्या होगा तब ऐसा होगा, और दूसरा फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ब्लॉक। फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। लेट मी एक्सप्लेन इट। है ना, क्या होता है कि जैसे ब्लॉक को आपने रखा ना, किसी स्टैंड में क्या होगा कि ये जो पूरा का पूरा ब्लॉक होगा, ये कुछ आगे चला होगा, इसकी स्पीड हो जाएगी जैसे कि आपकी भी। और ये जो स्ट्रक्चर होगा ये आपका इस तरह से हो जाएगा, रॉड इस तरह से इंक्लाइन हो जाएगा, और यहाँ पे आपका ये बॉब है ना, किस तरह से यहाँ पे क्या आ गया, जैसे कि आपका बॉब आ गया। और ये एंगल अभी कोई थीटा प्रेजेंट करते हैं, बाद में थीटा की वैल्यू हम 30 डिग्री पुट करते हैं। थीटा इसका दिया हुआ की वैल्यू कितनी है, जैसे कि आपको जैसे स्विंग करेगा आपको पता है यहाँ पे इसकी स्पीड कुछ होगी, इसकी क्या होगी, जैसे कि आपकी कोई स्पीड भी हो जाएगी। है ना, यहाँ पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जैसे कि आपकी भी आ जाएगी। और उसके बाद आपको पता है कि अगर एक्सेलेरेशन के टर्म्स में देखें तो इसमें दो तरह के एक्सेलेरेशन होंगे, एक तो टेंजेंशियल होगा और दूसरा आपका सेंट्रीपिटल। है ना, कि दूसरा जो एक्सेलेरेशन होगा वो आपका सेंट्रीपिटल होगा। है ना, क्योंकि रॉड जब स्विंग कर रही होगी तो यहाँ पे इस तरह से इसका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन भी होगा, एक सेंट्रीपिटल भी होगा। तो इसके बाद चीजें आसान है, आपको बता दो। इसका अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लूं, है ना, इसका मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लूं सारे एक्सेलेरेशन का अगर, तो आपको ये वाला एंगल तो थीटा है ना, और यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा। तो 80 का ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये 80 sin थीटा हो जाएगा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये आपका AC cos थीटा है ना। मैं दोनों को आपने रिजॉल्व कर दिया, तो इसका नेट हॉरिजॉन्टल एक्सप्रेशन क्या होगा, आपको इसका जो बॉब का नेट हॉरिजॉन्टल एक्सप्रेशन होगा वो 80 sin थीटा माइनस AC cos थीटा है ना। और यही नेट हॉरिजॉन्टल एक्सप्रेशन किसका होगा, वही स्ट्रेच का होगा या ब्लॉक का होगा, क्योंकि आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या रहती है, जैसे आपकी सेम रहती है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट सरफेस है तो इस डायरेक्शन में जितना नेट एक्सेलेरेशन इस बॉब का है उतनी नेट एक्सेलेरेशन इसका क्या होगा, इस वेज का हो जाएगा। तो आपने वेज का एक्सेलेरेशन निकाल लिया है ना, तो ये आ गया भाई उस स्टैंड में इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, जैसे कि आपका ए। और अब इस बात है कि इसको जो चीज आगे पुश कर रही होगी नॉर्मल फोर्स से तो होगा, जो भी एक्सेलेरेशन ए है वो किसकी वजह से होगा, ड्यू टू बेसिकली आपका नॉर्मल फोर्स। हम यहाँ पे लिख देंगे कि नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल एम इनटू ए, एम इसका मास और इसको एक्सटेंड करने वाला फोर्स नॉर्मल फोर्स ही, और ए की वैल्यू आप पुट कर दो।
m इंटू यहाँ पे आ गया जैसे कि आपका 80 sin थीटा माइनस AC cos थीटा, है ना, m की वैल्यू m में आ गई और ये आपका हो गया 80 sin थीटा माइनस क्या हो गया जैसे कि आपके AC cos थीटा। और वही मैंने बोला है कि व्हेन दे सेपरेट, ये जब दोनों सेपरेट होंगे तो सेपरेशन के टाइम में नॉर्मल की वैल्यू 0 हो जाएगी। व्हेन देन सेपरेट, नॉर्मल की वैल्यू आप यहाँ पे क्या पुट कर दोगे जैसे कि आपका 0। तो यहाँ से AC और AT में इक्वेशन आता है, जैसे आप n की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करोगे, यहाँ से AT की जो वैल्यू होगी ये आपकी हो जाएगी AC cot थीटा, है ना। तो भाई AT की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी आपकी AC cot थीटा। और AC की वैल्यू हम जानते हैं कि अगर इस रॉड की लेंथ L है तो ये जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी इसकी आपकी v स्क्वायर बाई L, है ना, इनटू cot थीटा, है ना। KC की वैल्यू हो जाएगी v स्क्वायर बाई L इनटू cot थीटा। अब एक चीज है AT क्या होगा, मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि भाई इस स्टैंड में जब इसकी वेलोसिटी v होगी, ये कुछ अलग वेलोसिटी होगी, इसकी वेलोसिटी इस स्टैंड में कितनी हो जाएगी आपकी v डैश, है ना। तो अब सर AT हम कितना निकालेंगे, तो आपको पता है जब इससे नॉर्मल यहाँ पे जब 0 हो जाएगा तब इस पे सिर्फ g तो लगेगा और कोई दूसरा एक्सेशन तो होगा नहीं। भाई जब तक नॉर्मल था तब तक तो कोई दूसरा फोर्स है, लेकिन जैसे ये इस तरह से होगा इसके ऊपर फिर जी लगेगा। मतलब वो सिचुएशन आपकी इस तरह से हो जाएगी कि सिंपल सा जो रॉड है इसके ऊपर जी एक्सेशन होता है, सिंपल सा ये क्या लग रहा है जैसे कि आपका जी एक्सेशन है। तो जो भी एक्सेशन होंगे इस जी के कंपोनेंट होंगे, तो अब लग रहा है ये वाला एंगल, ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा, है ना, यहाँ पे आप निकालो ये वाला एंगल थीटा है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो ये जो चीज होगी ये जी cos थीटा होगी। तो मतलब टेंजेंशियल एक्सेशन के किसके इक्वल हो जाएगा, जी cos थीटा। तो आप पुट कर दो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेशन जी cos थीटा, है ना। और इसके सॉल्व करके आपको इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले बेटा माइक म्यूट करो। इसको जैसे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका v की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ gl sin थीटा, ये आपका v है, हाँ। तो उस स्टैंड में इसकी जो स्पीड होगी वो कितना हो जाएगा आपकी अंडर रूट ऑफ gl sin थीटा। एक चीज आपने निकाल लिया कि जिस इंस्टेंट में दोनों सेपरेट होंगे उस इंस्टेंट में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ gl sin थीटा। और बता रहे v डैश और v में रिलेशन होगा, यहां से अगर हम देखें तो v डैश और v में भी क्या होगा कि आपका रिलेशन होगा, और v डैश और v में रिलेशन क्या निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो v डैश एंड v आपस में रिलेटेड है, ये आपका कोई बॉब और ये आपका हिल्स है यहाँ पे, और ये इसकी v है, और यहाँ पे जो बॉक्स है ये किसी पीरियड से आ गया, है ना। तो v डैश और v में है कि अगर ये v है, बेटा माइक म्यूट करो, यहाँ पे थीटा आ गया तो v का ये वाला जो कंपोनेंट आ जाएगा ये आपको हो जाएगा sin, है ना। और उसी एक्सेशन उसी वेलोसिटी को यहाँ पे लगेगा, यहाँ से v डैश की वैल्यू v डैश की वैल्यू v cos थीटा, और एक बार अगर v डैश इक्वल टू v cos थीटा आ गया, है ना, v डैश इक्वल टू v sin थीटा, तो आप वहां से v की वैल्यू पुट कर दो तो अल्टीमेटली v डैश आ गया। एक पार्ट अपने सॉल्व कर तो v डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी sin थीटा अंडर रूट ऑफ gl sin। तो जस्ट थोड़ा सा कंस्टेंट हम यूज कर रहे हैं, बेसिकली इस पूरे क्वेश्चन में यूज कर रहा हूं कि जैसे अगर ये कांटेक्ट में है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी के कंपोनेंट क्या होंगे, इन दोनों के इक्वल। तो पहले मैंने एक्सेलरेशन को किया, है ना, फिर उससे नॉर्मल की कंडीशन लगाई, उससे आपका ये आया, राइट, और उसके बाद मैंने v डैश वेलोसिटी निकाल ली, एक पार्ट आपने सॉल्व कर लिया। भाई v डैश की वैल्यू आपकी ये होगी, जिस स्टैंड में ये दोनों सेपरेट होंगे उस टाइम इसकी स्पीड हो जाएगी sin थीटा इनटू अंडर रूट ऑफ gl sin, राइट। सर रेशियो 1:2 है। थोड़ा सा गलत आ रहा है, 1:4 आंसर सही। चेक कर लो जरा कैलकुलेशंस को अपनी। पहले तो ये चीजें समझो आप कैसे कैसे मैं करता हूँ, है ना, कि भाई नॉर्मल 0 बना के कंडीशन मैंने निकाल ली है, फिर अगर फ्री फॉल स्टेट में तो जो भी एक्सप्रेशन होगा वो जी का कंपोनेंट भी, तो उससे भी आ गया, फिर v और v डैश को लिख कर दिया। अब आएगा इस केस में अभी तक हमने एनर्जी की बात नहीं की, है ना, क्योंकि इसमें कहीं पे भी मास आया नहीं ना, मास तो जगह पे कैंसिल हो गया, लेकिन रेशियो आपको मास का चाहिए तो हम यहाँ पे एनर्जी पा जाते हैं।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे कि भाई जब ये बॉब इस तरह से वर्टिकल था, है ना, और इस स्टेज पे जब ये स्विंग करके आएगा तो अप्लाई द वर्क एनर्जी। तो आपको पता है ये वाली जो चीज होगी ये आपकी हो जाएगी एल साइन थीटा, है ना। ये वाली बीच की जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी ये हो जाएगी एल माइनस एल साइन। तो यहाँ पे वर्क डन बाय द वेट हो जाएगा, वर्क डन बाय द वेट हो जाएगा mg l into 1 माइनस साइन। और ये वर्क डन बाय द वेट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। तो दिस विल बी इक्वल टू द हाफ स्मॉल mv स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M into v डैश, है ना। वर्क डन बाय द वेट जो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से v डैश की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, है ना, जो आपने निकाला था। और यहाँ से आप v की वैल्यू पुट कर दो, है ना, इस पॉइंट से v की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो v डैश की आप पुट कर दोगे, v पुट कर दोगे, और एंगल आप 30 डिग्री में, एंगल जो है वो 30 डिग्री है, राइट। तो जैसे हम पुट करेंगे आपके मास का रेशियो, अगर ये 30 डिग्री एंगल पे सेपरेट हो रहा है तो मास का रेशियो जो होगा वो 1:4 आना। 30 डिग्री एंगल पे मास का रेशियो कितना हो जाएगा 1:4। हम तो इससे आंसर आना चाहिए। इससे जब आप आंसर निकालोगे तो स्मॉल m बाय कैपिटल M 1/4, स्मॉल m बाय कैपिटल M की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको घर पे जाके एक दो बार और आप रिवाइज कैसे क्वेश्चन में अटेम्प्ट करें। ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा मिस किया, और लेकिन ये जरूरी क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका इस तरह से हम इसको डिफाइन करें। चलो अब आ जाते हैं सेंटर ऑफ मास पे। तो सेंटर ऑफ मास में सबसे पहले आप आ जाओ एग्जांपल नंबर 2, थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन। ये आपका कोई सॉलिड हेमिस्फीयर, दिस इज ए सॉलिड हेमिस्फीयर, है, और इससे हम एक सॉलिड कोन बाहर निकालो, है। इस सॉलिड हेमिस्फीयर से आपने क्या किया, वी रिमूव a solid cone from solid hemisphere, from solid hemisphere, सॉलिड कोन को हम किससे निकालते हैं, सॉलिड हेमिस्फीयर से, हेमिस्फीयर, राइट। और इसकी आपको हाइट दी हुई है, ये जो सॉलिड कोन हम निकाल रहे हैं इसकी हाइट जो है वो r/2 है। हाँ, तो इसका आपको बताना है कि फाइंड आउट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ, है ना। इसकी रेडियस अगर r है तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कहां पे सेंटर ऑफ मास इसका लाइक रिमेनिंग पोर्शन, फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। क्या
सर 11r/24। हाँ सही, 11r/24 बिल्कुल सही आंसर बताया इन्होंने। ये जो रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास होगा तो 11r/24। बाकी लोग भी अटेम्प्ट कर लो, 11r/20, सब लोग अटेम्प्ट कर लो। है ना, इसमें हम यूज कर लेते हैं कि भाई नेगेटिव मास का कंसेप्ट है ना, कि हम जानते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास वाई कोऑर्डिनेट पे लाई करेगा ये हो जाएगा सिग्मा एम वाई बाई सिग्मा एम। ये तो होता है सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट। एक्सेस ऑफ स्ट्रेट अगर वही है तो सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, जैसे कि आपके वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट आप निकालो, है ना। तो पहले हम मान लेंगे कि पूरा था, पूरा हेमिस्फीयर है सॉलिड। अगर पूरा सॉलिड हेमिस्फीयर है तो उसका मास सपोज m1 है ना, और पूरे सॉलिड हेमिस्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो 3r/8 होता है। क्या पूरा एरिया कंप्लीट होता है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है 3r/8। m1 into 3r/8 हो गया, प्लस आप कोण बाहर निकाल रहे हो उसका मास आप -m2 ले लो, है ना। और उसका कोण का कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास जो सॉलिड का होता है h/4 h/4 का मतलब r/2/2 है ना। जब पूरा ले लिया फिर उससे कोण को माइनस कर दिया, डिवाइड बाय अगेन वही चीज है कि नीचे m1 + m2 होता है लेकिन मास हम निकाल रहे हैं -m2 है ना। सिंपल सा सिग्मा my बाय सिग्मा m से कंप्लीट से कोण वाले को माइनस कर, और इसके बाद m1 m2 की वैल्यू रो के टर्म्स में आप ले, m1 की वैल्यू हो जाएगी रो इनटू 2/3 पाई r और m2 हो जाएगा आपका रो इनटू आपका 1/3 पाई r स्क्वायर h की जगह पे क्या रहेगा, इसलिए आपका r/2 सारी वैल्यूज पुट करोगे y कोऑर्डिनेट, हां सारी वैल्यूज पुट करेंगे यू विल गेट द y। सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट कहां पे, ठीक है। किससे आपका आंसर आ जाएगा जो वहां लिखा है 11r/20। हाँ वही चीज आपको थोड़ा सा याद रहना चाहिए कि सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होती है, कौन जानते हैं सर। ये हो गया एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल 3, एग्जांपल 3 में ऐसा है कि देयर इज अ रफ सरफेस, यहाँ पे कोई रफ सरफेस है ना, और यहाँ पे आके एक बॉल स्ट्राइक करती है। देयर इज अ वन बॉल स्ट्राइक, बॉल का आपको दिया हुआ है मास इज 1 kg, स्पीड इज 5 मीटर पर सेकंड। स्पीड इसकी बॉल की कितनी है 5 मीटर पर सेकंड और मास इसका है 1 है ना। और ये वर्टिकल से इसका जो एंगल है स्ट्राइक करने का वो 30 डिग्री है ना। तो वर्टिकल से कितने एंगल पे स्ट्राइक कर रही है आपकी 30 डिग्री, राइट। मोस्टली क्वेश्चन में जो हम क्वेश्चन करते हैं ना उसमें स्मूथ सरफेस है ना, तो आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह निकालते हैं इसमें सरफेस का। तो आपको बताना है कि इफ आफ्टर रिफ्लेक्शन आफ्टर इलास्टिक कोलिजन ball reflect vertically upward, reflect vertically, right. Then find out minimum value of coefficient of
म्यू मिनिमम कितना होगा? अगर आफ्टर कोलिजन बॉल वर्टिकली रिफ्लेक्ट होती है तो म्यू की मिनिमम वैल्यू अपना माइक म्यूट करो, किसी के माइक से आवाज आ रही है। So 1/2√3. 1/2√3 बिल्कुल सही आंसर है, 1/2√3। बाकी सब लोग ट्राई करो, पक्का आ जाएगा। 1/2√3 इज द करेक्ट आंसर, है ना। कि अगर रिफ्लेक्ट होके वर्टिकल रिबॉन्ड होती है तो म्यू की मिनिमम वैल्यू क्या 1/2√3 से। जो कि मिनिमम वैल्यू इज द 1/2√3। तो सिंपल है, विल अप्लाई द वर्क इंपल्स मोमेंटम थ्योरम कि भाई किसी भी केस में जो इंपल्स होता है, इंपल्स इज इक्वल टू द डेल्टा पी। इंपल्स हमेशा किसके इक्वल होगा? चेंज इन मोमेंटम। जो इंपल्स होगा दैट विल बी इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम, है ना। तो इंपल्स इज इक्वल टू हमेशा हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम। तो जब आप यहाँ पे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम अप्लाई करोगे तो आपको पता है कि ये वाला जो टर्म होगा ये आपका हो जाएगा mu sin थीटा, mu cos थीटा आप इसको, ये वाला जो टर्म होगा ये mu sin थीटा होगा,
है ना, मैं जनरल में कर रहा हूँ कि वो स्पीड है, बाद में एडजस्ट करते हैं, राइट। और कोलिजन के बाद इसने बोला ये वर्टिकली ऊपर चला गया, तो आपको पता है कि अगर इलास्टिक कोलिजन है तो एमयू cos थीटा से आया, तो इलास्टिक कोलिजन के बाद एमयू cos थीटा से जाएगा। तो रिबाउंड जब ये होगा वापस किसी v से, तो v की वैल्यू जो होगी वो एमयू cos थीटा, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन, तो इलास्टिक कोलिजन में इस डायरेक्शन में वेलोसिटी के कंपोनेंट की आपकी चेंज नहीं होगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि फ्रिक्शन है ना, यहाँ पे क्या है आपका फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शनलेस केस में होगा। कहा कि जैसे ही यहाँ पे कोलाइड करेगा, यहाँ पे आपको ध्यान देना कि एक लार्ज अमाउंट का इंपल्सिव नॉर्मल लग जाएगा, इसी को हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एंटिटी, है ना। यहाँ पे इंपल्सिव क्या लग जाएगा, जैसे आपका लार्ज अमाउंट का इंपल्सिव नॉर्मल, और अगर इंपल्सिव नॉर्मल है तो यहाँ पे एक लार्ज अमाउंट का इंपल्सिव फ्रिक्शन भी लग जाएगा, है ना। मैं फ्रिक्शन म्यू इनटू एन तो होता है, यहाँ पे इंपल्सिव फ्रिक्शन जो होगा वो म्यू एन इनटू dt है, दिस इज द इंपल्स टू द नॉर्मल फोर्स और दिस इज द इंपल्स टू द फ्रिक्शन। अगर नॉर्मल इंपल्सिव है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कैसा होगा, इंपल्सिव। अब इंपल्स मोमेंटम को चेंज करता है, तो वर्टिकल इंपल्स वर्टिकल मोमेंटम को चेंज करेगा, हम सिंपल से लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ n dt विल बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम हो जाएगा mu cos थीटा माइनस ऑफ माइनस mu cos, है ना भाई। जिस लॉसेस है उस लॉसेस और सुना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऐड। और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इंपल्स होगा दैट इज द म्यू इनटू एन डी, ये हॉरिजॉन्टल मोमेंटम को चेंज करेगा। तो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम पहले तो एम sin थीटा था, फिर बाद में तो इसकी कोई हॉरिजॉन्टल लॉस नहीं आई, बाद में तो जीरो हो गया, और अगर फाइनल इसका हो गया जीरो, है ना। और इनिशियल जो था वो एम sin थीटा था, है ना। इनिशियल जो था वो क्या था, चलिए आपका एम sin थीटा, राइट। अब इस बात है कि यहाँ पे थोड़ा सा साइन यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये इंपल्स लेफ्टवर्ड है, तो अगर राइट चीज को आप पॉजिटिव ले तो ये चीज क्या होगी, जैसे कि आपकी नेगेटिव होगी, तो माइनस माइनस इनफैक्ट प्लस। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करो कि पूरे इंटीग्रेशन ऑफ एंटिटी की वैल्यू यहाँ पे पुट करने की, यहाँ से म्यू इनटू हो जाएगा आपका 2mu cos और ये हो जाएगा mu sin थीटा, है ना। तो यहाँ से मेरे ख्याल से सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, है ना, और जो म्यू की वैल्यू आ जाएगी वो tan थीटा बाई 2 आ जाएगी, है ना। और थीटा आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, तो आपका म्यू की मिनिमम वैल्यू जो होगी 1/2 रूट होगी। तो ये ध्यान रखना, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन वगैरह सब कुछ अप्लाई करना जानते हैं, कोई इंपल्स मोमेंटम थ्योरम अप्लाई नहीं किया, तो जहां भी कोलिजन लग रहा है वहां पे भी क्या अप्लाई करें, इंपल्स मोमेंटम। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है कोई इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से क्या होंगे, सॉल्व, राइट। ये हो गया एग्जांपल नंबर हिसाब से। ठीक है, या फिर एग्जांपल नंबर, ऐसे आ जाए एग्जांपल नंबर 4, जैसे जो पहले आपसे ये भी कोलिजन का क्वेश्चन है। देयर इज अ वर्टिकल वॉल, है ना, इस तरह से वर्टिकल वॉल है कोई, राइट, और यहां से हम कोई स्टोन को थ्रो करते हैं, we throw one stone with speed u and angle theta, है ना, ये स्पीड u and एंगल थीटा, और ये डिस्टेंस आपका d, ये जाके इससे कोलाइड करता है, ऐसे इस तरह से कोलाइड करता है, एंड कोलिजन इज इनइलास्टिक, e की वैल्यू लेस देन 1, राइट, और रिबाउंड होके ये वापस वहीं पे है ना, जाके इससे कोलाइड करता है और रिबाउंड होके वापस क्या आ जाता है, सेम पोजीशन पे आ जाता है, राइट। तो आपको बताना है कि इफ बॉल comes back to same position, to same position, then find out maximum value of d, maximum value of d की maximum value अगर अपनी सेम क्वेश्चन पे, find the maximum value of the d कितना होगा।
सर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2g। आंसर एंगल आपको नहीं दिया हुआ, एंगल जस्ट आपको कोई नहीं दिया। बस जानते हो कैसे आंसर सही नहीं है, क्योंकि डी की आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, डी मैक्स कितना होगा। सर यू स्क्वायर बाई 2g। हाँ ये सही नहीं, आपके आंसर में ई आ सकता है ना, यू आ सकता है। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे, इस क्वेश्चन को। तो क्या होता है कि इस तरह के सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसा प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन होती है, इसमें सिंपल सा एक कंसेप्ट होता है कि जब भी यहाँ पे कोलैट करे, है ना, तो यहाँ पे वेलोसिटी की कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो तो यू cos थीटा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज होता नहीं है। और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये आपका कुछ वी वाई हो जाए, है ना। तो कोलिजन के बाद आपको पता है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है कोलिजन रिमेन्स सेम, वर्टिकल कोलिजन को बेसिकली आपका चेंज होती है ना। वर्टिकल कंपोनेंट में तो कोई जो भी इंपल्सिव फोर्स होता है उनको लगता है ना। तो वर्टिकल कंपोनेंट कोलिजन के पहले और बाद सेम होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज हो सकता है। अगर यू cos थीटा से गया है और इनइलास्टिक कोलिजन है तो ये यू cos थीटा से वापस, ये मेन कांसेप्ट है इसका, कि वर्टिकल कंपोनेंट रिमेन अनचेंज्ड, एंड अगर यू cos थीटा से गया तो किससे वापस आ जाएगा, जैसे आपका यू cos थीटा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको जाने में कितना टाइम लगा, तो जाने में जो इसको टाइम लगा होगा ये आपका हो जाएगा d अपॉन यू cos थीटा। भाई कोलिजन के पहले जो टाइम होगा d अपॉन यू cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि करंट वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहती है। वापस आने में कितना टाइम लगेगा, वापस आने में जो टाइम लगा होगा d बाई यू cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की कम हो गया तो आने में इसको टाइम क्या लगेगा, कम। तो ये कोलिजन के पहले का टाइम और ये कोलिजन के बाद ग्राउंड में आने में। लेकिन ये जो टाइम होगा इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो सेम ही रहेगा, दिस टाइम ऑफ फ्लाइट रिमेन्स सेम। ये इसलिए सेम रहेगा कि कोलिजन की वजह से वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट चेंज, और जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ये सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, वर्टिकल कंपोनेंट, राइट। टाइम ऑफ फ्लाइट किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा ये तो आपका 2u sin थीटा अपॉन g,
है ना, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2u sin थीटा अपॉन g। तो आप थोड़ा सा ध्यान दो, यहां से ध्यान दोगे तो आपकी d की वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी 2 eu स्क्वायर sin थीटा cos थीटा, है ना, 2 1 प्लस सही 2 eu स्क्वायर इंटू साइन थीटा कॉस, है ना, अपॉन यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 प्लस ई इंटू जी। क्लियर डी आ गया भाई, ये तो कंडीशन आ गई कि अगर इतना डी होगा तो ये जहां से प्रोजेक्ट किया वहीं पे वापस आता है। और इसी को फर्दर हम लिख सकते हैं कि जो डी की वैल्यू हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 2 eu स्क्वायर, इसको आप आ, उसके टर्म्स में कर लो, साइन 2 थीटा के टर्म्स में, ये आपको हो जाएगा eu स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस ई इंटू जी। राइट, अब आप यहाँ से थोड़ा सा कंडीशन अप्लाई करो कि भाई डी की मैक्सिमम वैल्यू का यहाँ पे मतलब क्या है। तो आप ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा लिखूं तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी जी डी इंटू 1 प्लस साइन 2 थीटा की वैल्यू, और डिवाइडेड बाई आपका यू स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितना सकती है, हो सकती है, तो ये जो भी टर्म होगा दैट इज लेस देन और इक्वल टू 1, है ना, क्या अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये आपकी 1, तो इससे डी की लिमिटिंग वैल्यू आ गई। तो यहाँ से आप कैसे लिख सकते हो कि जो डी की वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, लेस देन और इक्वल टू eu स्क्वायर बाई g इंटू 1 प्लस ये आपका आंसर होगा। जो डी की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो eu स्क्वायर बाई g इंटू 1 प्लस राइट। तो जस्ट आप यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकली इसको सॉल्व कर लीजिए, साइन 2 थीटा की वैल्यू तो सॉल्व कीजिए, ये इसका अल्टीमेटली आंसर है। डी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपकी होगी। तो किस तरह से मैंने पूरी चीज सॉल्व की है, इस तरह के क्वेश्चंस के सब जो भी कंसेप्ट है वो इस क्वेश्चन में है ना, किस तरह से इस क्वेश्चंस को हमने क्या किया अटेम्प्ट किया, या अल्टीमेटली हम इसको इस तरह से solve हो गया। एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल 5 पे आ जाओ। एग्जांपल नंबर 5 हम कई बार सॉल्व करते हैं, तो जस्ट फिर भी आपको ये आना चाहिए, है ना, ये जस्ट हो सकता है कि आपके लिए क्वेश्चन रिपीट हो, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चंस आपको कर सकते हो क्लैरिटी के लिए जरूरी है ना। एग्जांपल नंबर 5 में यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि कोई वॉल है, वॉल से कोई बॉल आके कोलाइड करती है ना, कोलिजन के पहले उसकी वेलोसिटी आपको दी हुई है 4 i cap minus j cap, and after collision is also velocity is given, collision के पहले वेलोसिटी इतनी है and after the collision velocity की वैल्यू है i cap plus 3j, है ना, किसी वॉल से कोलिजन के पहले वेलोसिटी कितनी है, आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी इतनी। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, e की वैल्यू देखिए, velocity vector before and after the collision, find the value of the e। Sir, under root 10/17. ये तो नहीं आता, before the collision 4 i cap minus j cap, after the collision i cap plus 3,
सर वॉल वर्टिकल है। वॉल के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, जो वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है क्या है, कह गया है किसी एंगल पे है, उसकी कोई लोकेशन नहीं। कोलिजन के पहले वेलोसिटी इतनी है, बाद में इतनी है, तो एक ही वैल्यू। वॉल के बारे में कोई आंसर आ गया भैया, कुछ आंसर आया? सर 5/12। थोड़ा सा गलत कर रहे हो कहीं पे। देखो इसका कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का ना एक फॉर्मूला होता है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ये होता है, ई की वैल्यू जो होती है वो होती है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डॉट ऑफ आई कैप डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच डॉट ऑफ आई कैप। ये फॉर्मूला होता है, क्योंकि हम ये होता है ना कि भाई कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन नॉर्मल के अलाउंग डिफाइन होता है, लाइन ऑफ कोलिजन के अलाउंग, मतलब इंपल्स के अलाउंग तो डिफाइन होगा, है ना। इसमें आई कैप जो है यूनिट वेक्टर अलोंग द इंपल्स, यूनिट वेक्टर अलोंग इंपल्स, है ना, क्योंकि जब भी हम इंपल्स के अलोंग ही तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं। वही तो मैंने बोला है कि रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन का डॉट प्रोडक्ट अगर हम इंपल्स ले लें तो उसके अलोंग इसका कंपोनेंट आ जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच का डॉट प्रोडक्ट अगर हम इंपल्स ले लें तो उसके अलोंग इसका कंपोनेंट आ जाएगा। तो हमेशा ये फॉर्मूला यूज करना है, जब भी इस तरह से आई कैप जे कैप का फॉर्मूला दिया हो तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, जैसे कि आपका फॉर्मूला यूज करेंगे, बस समझ लो भाई। इंपल्स की डायरेक्शन वो होती है चेंज इन मोमेंटम होता है, तो इंपल्स इज इक्वल टू हम जानते हैं इंपल्स इज इक्वल टू होता है डेल्टा। तो इस केस में जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो एम वी माइनस एम यू वेक्टर होगा,
है ना, एम बी माइनस क्या हो जाएगा सर, आपका एम यू वेक्टर, एम बी माइनस एम यू वेक्टर में एम तो कॉमन आ गया, यहाँ पे आपका आ गया माइनस 3 आई क्या, है ना, और वहां से माइनस करेंगे तो प्लस 4 जे क्या। तो ये इंपल्स की डायरेक्शन होगी, और इंपल्स की डायरेक्शन में ही कोई भी इंपैक्ट फोर्स लगता है, और इंपैक्ट फोर्स के अलोंग ही वेलोसिटी के सारे कंपोनेंट होते हैं जब हम ई को क्या करते हैं बेसिकली आपका डिफाइन करते हैं। और जब भी आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पे एक माइनस साइन लगा लें ई में, है ना, ताकि लास्ट में जो आंसर है वो नेगेटिव नहीं है, इस माइनस साइन का लगाना जरूरी होता है। डेफिनेटली इंपल्स, और इंपल्स के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो भी निकाल लेंगे, इंपल्स वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड तो 5 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आपका आ गया m तो कैंसिल हो गया, -3 i कैप प्लस 4 j कैप बाई 5। तो ये आपका इंपल्स यूनिट वेक्टर, और उसके बाद आप इस फॉर्मूले को यूज करें, है ना, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और कर सकते हैं, v और u सब कुछ हम जानते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट यूज करके यहाँ से -e की वैल्यू है ना, v आपका हो गया i कैप प्लस 3 j कैप डॉट ऑफ i कैप -3 i कैप प्लस 4 j कैप बाई 5 डिवाइड बाई, ये आपका हो गया 4 i कैप माइनस जे कैप, है ना, डॉट ऑफ -3 i कैप प्लस 4 j बाई 5, है ना। अब इससे सॉल्व करके आप देखो डॉट प्रोडक्ट से क्या आपका आंसर है ना, हम ऐसा कंपोनेंट लेते हैं और कंपोनेंट निकालेंगे हम डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे, ये ज्यादा अच्छा, इससे आपको एक बार में सही आंसर आता है, इससे आप आंसर कैलकुलेट करो और आंसर, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखो कि जब भी आपको ई वेक्टर फॉर्म में डिफाइन करना हो, वैसे तो सिंपल सा होता है कि v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2, लेकिन वेक्टर फॉर्म में थोड़ा सा इसका वेक्टर फॉर्म में इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, define। 9/16 कितना आपका आंसर, 9/16 हाँ, इससे आपका आंसर आ जाएगा जो मेरे पास आंसर 9/16, 9/16 इज द करेक्ट, 9/16 इसका ऑप्शन का सॉल्यूशन, इसमें से हम इसको, ठीक है क्या, इस तरह से हम इसको सॉल्व, इसमें वॉल कहाँ है क्या नहीं हमें पता, वॉल ऐसे कुछ रखी होगी, जाके वापस आ गया ये आपको पता है ना, कि वॉल की लोकेशन कुछ पता नहीं ना, तो हमेशा u और v अगर पता हो तो हम ये निकाल सकते हैं, इंपल्स की डायरेक्शन निकाल, तो 9/16 ऑफिशियल डॉट, एग्जांपल नंबर 6, देखो एग्जांपल नंबर 6 ऐसा है कि ये आपकी कोई वर्टिकल वॉल, एक कोई वेज रखा हुआ है ना, और वेज का मास है m1, यहाँ पे एक स्मॉल ब्लॉक है, इसका मास है m2, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं, ये आपकी वॉल है और कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं, वॉल नो फ्रिक्शन, है ना, तो जैसे हम इसको रिलीज करेंगे आपको पता है ये भी मूव करने लगेगा, तो आपको बताना है कि फाइंड आउट मैक्सिमम स्पीड ऑफ वेज, मैक्सिमम स्पीड ऑफ वेज, वेज की मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, फाइंड आउट मैक्सिमम स्पीड ऑफ द वेज।
सर रूट के अंदर 2m2 स्क्वायर GR अपॉन m1 स्क्वायर प्लस m1 m2। सारा क्या आंसर? यस सर। है सर। मेरे पास जो आंसर है वो ये है, 2m2 अंडर रूट ऑफ GR बाई m1 प्लस m। ये आ रहा है 2m2 अंडर रूट ऑफ 2GR बाई m1 प्लस m। सर ये आ रहा है लेकिन मल्टीप्लाई नहीं हो रही, 2m2 नहीं आ रहा। ऐसे मेरे पास लिखा हुआ है, बाकी मुझे चेक करना पड़ेगा। एक मास m1 है, दूसरा मास m2। देखो क्या होगा, मैं बताता हूँ, चेक करते हैं आंसर सही नहीं सही है। मुझे भी एग्जैक्ट इतना पता नहीं है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो जैसे ये स्लाइड करके यहाँ स्विंग करके नीचे आएगा, है ना, तब तक ये वेज स्टेशनरी है, अभी वेज मूव नहीं करेगा, है ना। यहाँ पे आ भी गया, इसकी स्पीड यू भी हो गई, तो भी ये वेज मूव नहीं करेगा। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ से एक नॉर्मल फोर्स है ना, जो कि इसको पुश करेगा। इसके बाद इस वेज का मोशन स्टार्ट होगा। पहला स्टेज तो ये हो गया कि m2 को आपने यहाँ पे स्विंग किया और m2 यहाँ पे आ गया, और वर्क एनर्जी थ्योरम से u की वैल्यू √2g है, अगर r इसकी रेडियस है, हाँ, u की वैल्यू के आगे से आपकी √2g आ गई। अब इसके ऊपर चढ़ना शुरू करेगा तो ये वेज भी राइट बढ़ जाएगा, है ना। क्या पता है, जैसे इसके ऊपर राइट करना है शुरू करेगा, यहाँ पे नॉर्मल का एक कंपोनेंट है जो कि इसको राइटवर्ड मूव करेगा, नॉर्मल का जो भी ऑर्डिनल कंपोनेंट है ना। और इस नॉर्मल के कंपोनेंट की वजह से इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी वेज की, ये अपनी मैक्सिमम स्पीड पे जाएगा, फिर वापस आएगा, है ना। लेकिन वापस आएगा तो भी ये नॉर्मल को राइटवर्ड ही करेगा। नॉर्मल को कब किस तरह बैक करेगा, राइटवर्ड, तो स्पीड इसकी बढ़ती रहेगी, है ना। मतलब एक स्टेज ऐसा आ जाएगा तब तक उसकी स्पीड बढ़ेगी। नीचे वाले वेज की आप ध्यान रखना, ये वॉल था, ये इससे सेपरेट हो चुका होगा, है ना। तो ये जैसे ऊपर चढ़ेगा इससे सेपरेशन स्टार्ट होता है, और यहाँ पे एक इस तरह से कैविटी, है ना, और ये इसके ऊपर राइट किया इसने और फिर वापस आया,
जब इस पोजीशन पे वापस आएगा ये m2 मास है, जब ये इस पोजीशन में वापस आएगा विद एनी वेलोसिटी, आप इसको कोई v ले लो, है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी जैसे आपकी v, और उस टाइम वेज की वेलोसिटी आप कुछ ले लो v डैश। इस टाइम जो वेज की वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम इस पोजीशन में, क्योंकि इसके बाद तो आपको जैसे ऊपर चलेगा तो नॉर्मल के कंपोनेंट इसकी स्पीड कम होगी, तो ये जो होगा उस टाइम v डैश की वैल्यू मैक्सिमम, जो मैक्सिमम स्पीड होगी v डैश की वो इस इंस्टेंट पे होगी, क्योंकि इसके बाद जैसे इसके ऊपर राइट करेगा नॉर्मल का कंपोनेंट अब इसकी स्पीड को कम करना शुरू, तो अब है एक पोजीशन आपकी ये होगी है, यहाँ से इसने बॉल को सरफेस छोड़ दिया, यहाँ पे इसकी स्पीड यू, ये मैक्सिमम हाइट पे अपने पहुंचा, वापस आया और उस पोजीशन में, और उस पोजीशन में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी v डैश होगी मैक्सिमम। तो हम क्या करेंगे इस पूरे पोजीशन में वी कैन अप्लाई द मोमेंटम कंजर्वेशन, इस पूरे में हम क्या अप्लाई कर देते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि अल्टर डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स है तो वहां पे जो सिस्टम का मोमेंटम होगा वो जस्ट आपका mu हो जाएगा, और इस पोजीशन में जो सिस्टम का मोमेंटम होगा ये आपको आ जाएगा माइनस m2 इंटू, है माइनस m2 इंटू क्या हो जाएगा सर, ये आपका v है ना, प्लस m1 इंटू v डैश, है ना, प्लस क्या हो गया सर, आपका m1 इंटू क्या हो गया सर, आपका v डैश, राइट। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे एनालाइज करेंगे, और सॉल्व करो इसे आप। मोमेंटम कंजर्वेशन हमने क्या कर लिया उसके आप इस केस में अप्लाई, है ना, उस क्वेश्चन में सॉल्व जब करोगे आप इसे तो विल गेट दैट आंसर, वहां पे आ जाएगा। हाँ तो इससे आपका आंसर आएगा, चेक कर लो आप इसे, मैंने पोजीशन बता दिया था, इस पोजीशन में इसकी वेलोसिटी क्या होगी मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 7, देखो एग्जांपल नंबर 7 में फ्लोर पे दो बॉल रखे हुए सेम मास, इसे स्ट्रिंग से टाइड है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज L, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज, आपको दिया हुआ कि दो मास इस तरह से टाइड है और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी है L, एक मास को हम ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, जैसा स्पीड u और u की वैल्यू है √6g, है ना, मतलब पहले ये मास ऊपर जाएगा फिर ये भी मास ऊपर जाएगा, तो आपको बताना है कि फाइंड आउट मैक्सिमम स्पीड reached by center of mass, reached by center of mass, जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा वो कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन बाय सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी ये आपको पूरे सिस्टम का।
इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कितने मैक्सिमम हाइट है? सर 15L/8 ना ये नहीं आया। आपका आंसर एल के टर्म्स में ही आएगा। आपका आंसर जो होगा वो एल के टर्म्स में ही है। कितनी मैक्सिमम हाइट है? ये तो बेटा आसान क्वेश्चन है, आना चाहिए आपको। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। सर 3L/4। L/4 मेरे पास आंसर नहीं दिया। लेट मी चेक। है ना, क्या होगा जैसे आप इसको प्रोजेक्ट करोगे ना, तो एक स्टेज पे ये बॉल तो यहीं पे रहेगी, है ना। ये स्ट्रिंग जस्ट टाइट होने से पहले की बात है। यहाँ पे इसकी स्पीड कुछ भी हो जाएगी। स्ट्रिंग एल लेंथ ऊपर चला गया, और जब तक एल लेंथ जाएगा वो फ्री फॉल में जाएगा, और फ्री फॉल में जाएगा तो आपको पता है हम यहाँ से v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s लगा सकते हैं। तो v स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी u स्क्वायर 6gl माइनस 2gl, है ना। तो फ्री फॉल में हमें निकालना चाहते हैं कि एल हाइट से ऊपर चला गया तो उस स्टेज में इसकी वेलोसिटी कितनी है। यहाँ से आपका आंसर आ गया कि v की जो वैल्यू होगी वो आपकी √4gl होगी, है ना। यहाँ पे इस स्टेज पे जब ये पहुंचेगा, ये तो अभी रेस्ट पे है ना, इसकी वेलोसिटी जो होगी वो √4g है ना। और जैसे ये टाइट होगा इसमें जल है ना, इसमें क्या लगेगा, जल। जल का मतलब क्या होता है, इंपल्स।
तो इसमें जस्ट एक क्या लगा, जब, है ना। और जब कैसे लगेगा, इन दोनों की वेलोसिटी चेंज, जब के तुरंत बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी आपकी v डैश और इसकी वेलोसिटी v डैश, है ना। हम बोलेंगे जस्ट आफ्टर द जब, आफ्टर जब, है ना। जैसे टाइट होगा, टाइट होने के बाद दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी क्योंकि स्ट्रिक्ट और अनस्ट्रिक्ट है ना। उसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, बिफोर एंड आफ्टर द जब, बिफोर द जब ये रेस्ट पे था, इसकी वेलोसिटी इतनी थी, आफ्टर द जब दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कॉमन। और आपको रहा है कि अगर दोनों में सिस्टम ले लो तो जब का इंटरनल फोर्स, इंटरनल इंपल्सिव फोर्स हो जाएगा, और ग्रेविटी नॉन इंपल्सिव है, तो इंपल्सिव के रिस्पेक्ट में नॉन इंपल्सिव को क्या कर देंगे, नेगेटिव। मतलब बिफोर एंड आफ्टर द जब मोमेंटम कंजर्व है। तो पहले मोमेंटम इसका था m into रूट 4g, और अब हो जाएगा 2m into v। पहले ये रस पे था m into रूट 4g, और उसके बाद कितना आपका 2m into v डैश। तो आप यहां से देख लो, यहां से v डैश की वैल्यू हो जाएगी, है ना। यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, जब ये आपकी v डैश की, जब के बाद दोनों की कॉमन वेलोसिटी v डैश कितनी होगी, v डैश की जो वैल्यू आ जाएगी, नीचे ले जाओ, मेरे ख्याल से ये रूट g है। जब के तुरंत बाद ये होगा कि दोनों v डैश से मूव करते हैं। इसके बाद आप खुद और ऊपर जाएंगे तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द सेंटर ऑफ मास कितना होगा ना। मैं सेंटर ऑफ मास के टर्म्स में अगर लिखूं, ये हो जाएगा vc स्क्वायर इज इक्वल टू uc स्क्वायर प्लस 2ac इनटू s, है ना। सब चीजें हम सेंटर ऑफ मास के टर्म्स में लिखते हैं। तो आपको पता है जब सेंटर ऑफ मास मैक्सिमम हाइट पे होगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, और सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी दोनों मास सेम है और वेलोसिटी भी सेम है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो v डैश स्क्वायर हो जाएगी, है ना। v डैश स्क्वायर का मतलब हो जाएगा रूट gl का स्क्वायर, है ना। और फ्री फॉल है -2g आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास हो गया। तो यहां से we'll get the displacement of the center of mass। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, कि जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना, 2g आ गया, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है, राइट। तो इससे आपका क्या आंसर आ रहा है, आपको चेक करो। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास है, नहीं करो, जो भी है नहीं करो, नहीं करो, है ना। तो यहां से सॉरी था ये, यहां से डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें तो, है ना। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द सेंटर ऑफ मास, में क्या से l/2 प्लस l हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पहले भी तो यहां आ चुका होगा ना, ये इसकी डिस्टेंस l/2 होगी, है ना। और फर्दर और ऊपर चला जाएगा, राइट। फर्दर क्या होगा, देखिए आपका ये और ऊपर चला जाएगा, है ना। इससे सॉल्व करना, l/2 और l से और आगे चला जाएगा, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द सेंटर ऑफ मास l/2, is कौन है भाई, है ना। इससे आपका आंसर है। शौर्य आपने माइक को म्यूट करो। क्या आपका गया, तो इस तरह से हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं। चलो एग्जांपल नंबर 8, है ना। एग्जांपल नंबर 8 पे आ जाते हैं। एग्जांपल नंबर 8 आप इस तरह से लिख लो, क्या डालता हूं, एग्जांपल नंबर 8 में ऐसा है
और बताओ बेटा। सर आपने जो एस सी इक्वल्स टू एल लिखा है सर हाँ। वो L/2 होगा ना L/2 आ रहा है क्या, कैसे? अच्छा सर 2 भी जी होगा, एल बिल्कुल सही। ये L/2 होगा, ये 2 भी है ना यहाँ पे, तो आपका L/2 होगा, मतलब ये आंसर L आ जाएगा भाई। सेंटर ऑफ मास L तक, L/2 तक तो आगे आ ही चुका है, इसके बाद L/2 और आगे, तो अल्टीमेटली आंसर मिलता है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द सेंटर ऑफ मास इज द L। थैंक यू, सही बताया। सब लोग अटेंटिव रहो ऐसे ही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे एक कोई लार्ज बॉल कैपिटल एम मास और इसके ऊपर एक स्मॉल एम मास की दूसरी बॉल रखी हुई एंड इट हैज बीन गिवन m इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल, और ये कोई ग्राउंड है, ग्राउंड से इसकी हाइट है ना, ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है, वैसे कि आपकी h। एक कैपिटल एम मास की बॉल है, उसके ऊपर एक और एम मास की बॉल रखी हुई है, और पूरे सिस्टम को हमने रेस्ट रिलीज किया है ना। इफ ऑल collision are elastic, collision are elastic, then find out maximum height, find out maximum height attained by a small ball, small ball। अगर सारे कोलिजन इलास्टिक हैं तो स्मॉल बॉल कोलिजन के बाद कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी, है ना। इस तरह से इसके ऊपर हम पूरे सिस्टम को छोड़ते हैं, तो रिवाउंड करके ये स्मॉल बॉल कितनी मैक्सिमम, आपका आंसर एच के टर्म्स में है। सर जो पहले वाला क्वेश्चन है उसमें हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? सेंटर ऑफ मास फ्रेम से। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, बोलो कैसे। सर सेंटर ऑफ मास फ्रेम से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सर जो पहले वाला क्वेश्चन है से। हाँ ट्राई कर लो, कर सकते होंगे, बात एक ही होती है। सर क्योंकि उससे भी आंसर एल ही आ रहा है। हाँ सही है, सही सही। उससे आ रहा तो कोई बात, मतलब मैं सेंटर ऑफ मास अवॉइड करने की करता हूँ, जरूरत नहीं करनी पड़े, नहीं तो इसलिए क्योंकि कभी कभी वो कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए नॉर्मली नॉर्मल मेथड से कोई स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड, तब सेंटर ऑफ मास। If all collision are elastic, then find out maximum height attained by small ball कितने maximum height?
सर हाँ बोलो बेटा। सर ये सार्थक सर गाली दे रहा है सर प्राइवेट में आके। नहीं माँ बहन बेटा मत करो। सर माँ बहन की गंदी गंदी गाली दे रहा है सर ये सार्थक। और सर ये रॉन्ग क्या ये सब क्या करते हो भाई? बहुत गंदी गंदी गाली दे रहा है कौन बोल रहे हो आप? सर शौर्य। क्यों कर रहे हो ऐसे? हाँ भाई सार्थक क्यों बोल रहे हो ऐसा? हाँ अभी रिमूव कर दूंगा मैं आपको यहाँ से। ये सब नहीं करो। आपके बेनिफिट के लिए सब चीजें हैं। तो हमें क्या पढ़ी थी? सिलेबस खत्म करवा दिया था। अपना खुद से पढ़ो। क्या रहा भाई देखो। मॉडल क्वेश्चन है क्या? मॉडल में भी था ये। तो इसमें क्या होगा कि जैसे आप इसको लिस्ट करोगे सर 9H। क्या आपका आंसर? सर 9H। हाँ 9H इज द करेक्ट। मैक्सिमम हाइट गिवन बाय द बॉल 9H हो जाएगी। कि जैसे जैसे कोलाइड करने वाला होगा इसकी वेलोसिटी हो जाएगी और u की वैल्यू हम बाद में पुट कर देंगे √2gh हो जाएगी। इसमें कोई डाउट है ना? अब क्या होगा कोलिजन के तुरंत बाद ये जो बड़ी वाली बॉल है ये तो रिबाउंड हो जाएगी सेम वेलोसिटी से। समझिए बड़ी वाली बॉल जो है ये सेम वेलोसिटी u से रिबाउंड हो जाएगी। लेकिन स्टिल ये जो स्मॉल बॉल है ये नीचे आ रही होगी ना। ये तो रिबाउंड हो गई लेकिन इनर्शिया की वजह से ये तो भी नीचे ही आ रही होगी जो कि अब ये बड़ी बॉल से कोलाइड बड़ी बॉल से क्या करेगी? जमीन आपकी कोलाइड करेगी। बड़ी बॉल तो u से रिबाउंड हो गई प्लास्टिक कोलिजन था ये अभी नीचे आ रही है और कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी हम कुछ भी ले लेते हैं। इसकी वेलोसिटी कितनी ले लेते हैं? जैसे कि हम इसमें v ले लेते हैं राइट। इन दोनों के कोलिजन की अगर हम बात करें तो इसकी वेलोसिटी हमने क्या ले ली? जैसे कि आपकी v ले ली राइट। और यहीं पे इलास्टिक कोलिजन का आपके पास फॉर्मूला होता है भाई एक u से आ रहा है एक u से इस तरफ आ रहा है। फाइनली स्मॉल बॉल की मुझे क्या निकालनी है? वेलोसिटी निकालनी है। तो सेकंड बॉल है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो उनकी कैलकुलेट आपकी कैलकुलेट राइट। तो इससे मैं v कैलकुलेट करूंगा। इससे मैं क्या निकालूंगा? जैसे कि आपका v मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लो। मैं पहले मैं मोमेंटम कंजर्वेशन अगर लगाऊं तो कोलिजन के पहले ये mu से ऊपर और ये वाला -mu से नीचे है ना। और बाद में सॉरी भाई कोलिजन के पहले एक आपका mu से नीचे जा रहा था और ये वाला u से ऊपर जा रहा था
तो दोनों का मोमेंटम ऐड हो जाएगा ना, mu प्लस mu हो जाएगा, है ना। भाई इस तरह से मोमेंटम क्या होगा जब ये आपका ऐड होगा, और बाद में इसकी v वेलोसिटी मुझे निकालनी, तो v का आपके पास सीधा फॉर्मूला ही तो होता है, कि v की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 2m2 m2 माइनस m1, है ना, बाई m1 प्लस m इनटू u1 प्लस 2m2 u2 डिवाइड बाय बेसिकली आपका m1 प्लस m2, है ना। ये फॉर्मूला होता है आपका, कैलकुलेशन अगर हो रहा है तो v की वैल्यू का हम ये फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, जैसे आपका, और इसमें नेग्लिजिबल का केस लगा देंगे हम, भाई m2 के रिस्पेक्ट में m1 की वेलोसिटी क्या होगी, इसकी आपकी नेग्लिजिबल, m2 के रिस्पेक्ट में m1 की वेलोसिटी क्या होगी, इसकी आपकी नेग्लिजिबल, तो इससे v आएगा, और v आएगा तो उसके बाद h max की वैल्यू आप निकालो, h max की वैल्यू जो होगी वो v स्क्वायर बाय 2 v स्क्वायर बाय 2 से हम इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, नहीं करो भाई, जस्ट आपको बताया कि ये रिबाउंड होकर इसकी वेलोसिटी ये हो गई, इसलिए ये यूज इसका बात, बिफोर द कोलिजन एक दूसरे के साथ ये अप्रोच कर, एंड आफ्टर द कोलिजन ये किसी ग्रीन वेलोसिटी से ऊपर जाता है ना, और सारे कोलिजन जो हम कैसे आ सके आपके इलास्टिक इनफैक्ट ये और मास में अप्रोक्सीमेशन आपको दी हुआ है, तो इसको सॉल्व करके, और e की वैल्यू 1 आई मैंने ले लिया है यहाँ पे, तो उसको सॉल्व करके आप ये निकालेंगे, और जो h max की वैल्यू होगी वो v स्क्वायर बाय 2, तो इससे जैसे आप सॉल्व करोगे ना, इससे आपका 9h आंसर है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द 9, ये हम इस तरह से जस्ट कोलिजन की हमने बेसिक्स एक्सप्लेन। दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, एग्जांपल नंबर 9 थोड़ा सा एग्जैक्टली आंसर मुझे आप बताओ, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 9 पे जाते हैं। देखो एग्जांपल नंबर 9 में आपको ऐसा दिया हुआ है कि ये आपका कोई व्हीकल है ना, और ये किसी स्मूथ सरफेस पर रखी है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, और यहाँ पे किसी स्ट्रिंग से हम बॉल को हैंग करते हैं, कोई बॉल है, एल लेंथ की स्ट्रिंग है, एम मास है, इससे आके कोई बुलेट स्ट्राइक करता है सेम मास का, और इसके अंदर इम्बेड हो जाए, और ये सरफेस स्मूथ है, तो इस पूरे प्रोसेस में ये ट्रॉली रस्ट में नहीं जाएगी ना, ये भी आगे जाएगी, तो ये इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा, है ना। तो आपको बताना है कि ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंगल कितना है, फाइंड आउट थीटा मैक्स, है ना, कि आपको इस केस में बताना है कि थीटा मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, राइट। आपको कुछ डाटा दिए होंगे, कैपिटल एम इस ट्रॉली का मास है, तो स्मॉल एम इज 1 kg, है ना, कैपिटल एम इज 4 kg, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 1.5 मीटर, और इसकी वेलोसिटी जो u है दैट इज 6 मीटर पर सेकंड। तो इस डाटा के साथ आपको बताना है कि मैक्सिमम वर्टिकल रिफ्लेक्शन, इसका रिफ्लेक्शन एंगल कितना जब स्ट्रिंग करेंगे, है ना। ये दोनों मास सेम है, 1 kg, कैपिटल एम इज द मास, एल इज द लेंथ, u इज द 6, ये कितने मैक्सिमम एंगल से ये आपको
सर cos इनवर्स 1/10। ना ये तो नहीं आ रहा। भाई कोलिजन इससे जब स्ट्राइक करेगा तो वेलोसिटी हाफ हो जाएगी मोमेंटम कंजर्वेशन से, ये आपका u/2 हो जाएगा। हाँ, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। u/2 होने के बाद फिर फर्दर प्रोसीड करेंगे हम, है ना। u/2 होने के बाद अब जैसे ऊपर जाएगा ये व्हीकल भी मूव करने लगेगा, है ना। ये स्प्रिंग भी करेगा और व्हीकल भी मूव करेगा। पहले तो ये यहाँ पे था, इसके अंदर बुलेट एम्बेडेड है, ये आपका u/2 हो गया। और जिस स्टेज पे ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंगल पे होगा, है ना, मतलब ये इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे होगा, तो ये पूरा का पूरा व्हीकल तो v से मूव करना होगा। पूरा का पूरा व्हीकल किससे मूव कर रहा होगा, बस ये आपका मोमेंटम कंजर्वेशन में लगा लेंगे। अब हो जाएगा 2m into u/2 और यहाँ पर जाएगा 2m प्लस कैपिटल M, दोनों v से मूव कर लेंगे। यहाँ से v आ जाएगा, है ना, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी इसलिए आपकी v। पहले 2m into u/2 से मूव कर रहा था, जब ये वर्ड मैक्सिमम पे एंगल पे होगा तो व्हीकल के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी होगी, लेकिन जब तो उसके साथ v से रहा होगा 2m और m दोनों v से जाते। और उसके बाद we will apply the work energy theorem। अगर ये एंगल मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, ये वाली जो हो जाएगी वो L minus L cos theta। वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन बाय द वेट आपका कितना आता है, माइनस 2m into L into 1 minus cos इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ 2m प्लस कैपिटल M into v स्क्वायर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ 2m into q/2 का। है ना, तो इन दोनों को सॉल्व करके आपका आंसर आएगा। बाद में u की वैल्यू आप पुट करते हैं, सारे डाटा आपको दिए हुए हैं, तो इससे एंगल आ जाएगा आपका मोमेंटम कंजर्वेशन एंड वर्क एनर्जी थ्योरम। मोमेंटम कंजर्वेशन एंड वर्क एनर्जी, इसमें सारे डाटा आपको दिए हुए हैं। वैसे थीटा की वैल्यू हो जाएगी, वो इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंगल। है ना, तो इससे आप सॉल्व कर लेना। वैल्यू जब आप पुट करोगे विल गेट द वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 37। इसका वर्टिकल रिफ्लेक्शन जो होगा 37 डिग्री, उसमें जब वैल्यू सारी पुट करेंगे तो 37 डिग्री है। दूसरा सम कर सकते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन है, मोमेंटम कंजर्वेशन है, रिवर्स एनर्जी, ठीक है, क्या आपका केस। चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, है ना, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर ये क्लास में आपने सॉल्व कर दिया तो ठीक है, तो फिर होमवर्क लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे करते हैं। ये काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखो इसमें इस क्वेश्चन में ऐसे आता है सर इक्का गाने बजा रहा है। कौन गाना बजा रहा है सर इक्का। कोई नहीं है, बजा लेंगे उसको भी खुश हो लेंगे थोड़ा सा। अब बजाओ, क्या करेंगे, एग्जांपल 10 में जाते हैं हम। एग्जांपल नंबर 10 में ऐसा दिया हुआ है कि कोई स्ट्रिंग, इससे कोई स्फीयर है ना, स्फीयर किसी एम मास का होगा, और एक आइडेंटिकल स्फीयर, वो मेरे लन मुझे छोड़ना मत सिखा, टूटा मेरा दिल मुझे छोड़ना मत सिखा, नहीं करो बेचारा, बार बार मना कर रहा हूँ मत करो। सर इक्का है। हाँ नहीं करो ये सब।
या तो घर में आराम से बैठो, है ना, यहाँ पे आ गया। तो इसमें क्या हो गया, किसी स्ट्रिंग से कोई बॉल क्या कि आपकी हैंड है और इस स्ट्रिंग के सहारे से ना एक दूसरी बॉल इस तरह से आ रही है, आइडेंटिकल बॉल है और ये आपकी, नहीं करो यार, बार बार बोल रहा हूँ नहीं करो, बार बार मना कर रहा हूँ ना, कितने लोगों को मैं बाहर निकाल दूं, नहीं करो। सर इक्का को निकालो। नहीं करो। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे एम मास की बॉल है, इससे दूसरी एम मास की बॉल किसी यू से आके स्ट्राइक करती है ना, स्ट्रिंग के सहारे से आके इसी यू से क्या करती है, स्ट्राइक करती है। तो आपको बताना है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द यू so that handball, right, perform vertical circle, है ना, if collision is elastic, भाई कितनी वेलोसिटी यू से आके स्ट्राइक करे, सर्कुलर मोशन है। तो ट्राई करो आप इसे। कौन है यार, क्यों ऐसे कर इक्का रहे सर, हो? इक्का इक्का है। नाम बताओ कौन है, इक्का कौन है? ये नहीं पता सर, यही कर रहा है बार बार माइक खोल के। ये हाँ सर। नहीं करो ऐसा। है ना, यू से कितने से स्ट्राइक करे ताकि हैंड बॉल जो है ये वर्टिकल सर्कल मोशन परफॉर्म करे, है ना, अगर कोलिजन सारे इलास्टिक। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके चलो, ये दिस क्वेश्चन इज द योर होमवर्क, है ना, तो इसको ट्राई करके मुझे इसका आंसर भेज देना कि आपका यू कितना आ रहा है, भाई यू की कितनी वैल्यू होगी ताकि हैंड बॉल, है ना, यंग हैंड बॉल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सके।
है ना। तो इसका आंसर मुझे भेज देना, ठीक है। तो आंसर भेज देना। नेक्स्ट क्लास में जो प्रैक्टिस करेंगे हम क्वेश्चन पूरा रोटेशनल मैकेनिक्स में, वैसे एक एक चैप्टर हम कवर करते हैं और पूरा सिलेबस होगा बिफोर योर एग्जामिनेशन। जब भी आपका एग्जाम होता है उसके पहले पूरा सिलेबस का हर चैप्टर हम करेंगे, राइट। तो सारे क्वेश्चंस को आप रिवाइज करना और इस क्वेश्चंस को जरूर से अटेंड करके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।